हेलो स्टूडेंट। तो हम BMEE में कुछ या BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ अपने वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, सिंपल वाले। ठीक है, तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक सेकेंड। ठीक है, एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। तो अच्छे कंडक्टर का आप मतलब समझते हो, एक ये आपका तार होता है, वो भी एक कंडक्टर ही है। ठीक है, तो अच्छे कंडक्टर का आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, मतलब आपका जो है वो आपका विशिष्ट तापमान पर निर्भर करता है। जैसे आपका तापमान अगर सुटेबल है तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, और तापमान ज़्यादा है तो थोड़ा कम, और नॉर्मल जैसे टेम्परेचर कम है तब भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो एक सुटेबल टेम्परेचर, एक आपका वो सुटेबल टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये याद कर लेना। ठीक है, इनमें से आपको ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे कंडक्टर मैंने बताया था क्या होते हैं आपको, जो मतलब जिसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है उसमें वैद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है। ठीक है, मतलब वो आपके कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे क्या हुआ आपके, सिल्वर हुए, कॉपर हुए, एल्युमिनियम हुए, आयरन हुआ, ठीक है, टिन हुआ, लेड हुआ और प्लेटिनम आदि। तो मतलब क्या, जो चालक पदार्थों की आपकी चालकता है ना, वो ताप बढ़ने पर घटेगी और उसका क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब उसकी चालकता घट जाएगी और उसका प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। ठीक है, और इसी की जगह इंसुलेटर भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है। लोड स्विच ऑफ, क्योंकि ये इंडक्टेंस के कारण होता है। ठीक है, जब आपका लोड, जब कभी देखा है आपने, जब लोड वाला स्विच आप ऑफ करोगे तो स्पार्किंग होगी। ठीक है, या कभी कभी ऑन करते हुए भी आपकी स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग आपके जो भी कनेक्टेड रहता है उसके लिए अच्छी नहीं है। स्पार्किंग होने से आपका जो भी डिवाइस है वो लगा है वो आपका ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब वो किसकी वजह से होती है, इंडक्टेंस की वजह से होती है। इंडक्टेंस को क्या बोलते थे हम, बताओ किससे डिनोट करते थे इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते थे। ठीक है, ठीक, इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल भी याद रखना। ठीक है, और तीसरा, ये दो हो गए आपके। अब तीसरा है आपका, अगर छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा। मतलब जो लगा होता है ये कौन सा होता है, कौन सी इसमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है इसमें। लेकिन अगर बीच का रोटर घूम रहा है तो याद रखना वो हमेशा डीसी पंखा होगा आपका। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आपका, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान कोफिशिएंट कितना होता है। तो तापमान रेजिस्टेंस पे आपके तापमान का क्या फ़र्क पड़ता है बताओ। ये तो बताया होगा आपको, आप देखते ही नहीं हो, मतलब इसका मतलब किसी कंडक्टेंस का अगर रेजिस्टेंस है, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका क्या फ़र्क होगा, बढ़ेगा या घटेगा, भूल जाते हो आप लोग। इसका जो, पहले तो देखो तापमान कोफिशिएंट की बात है यहाँ। अच्छा, ये आपको ये सबको पता होना चाहिए, तापमान कोफिशिएंट आपका कितने से
मतलब कितने से नहीं, कितने से आपका तापमान कोफिशिएंट आपका डिनोट होता है, किससे होता है? आपने उसका एक पढ़ा था, R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अगर किसी प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के कारण पदार्थ में आपके जो अणुओं में कंपन बढ़ने लगता है तथा फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो करंट फ्लो होता है जिनके थ्रू, ताप बढ़ने के कारण ये आपस में टकराने लगते हैं, मतलब फिर धारा क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब करंट आपकी कम पास होगी। ठीक है, तो मतलब और आपका ये जो तापमान कोफिशिएंट है वो आपके वेरी करता रहेगा, अलग अलग तापमान पर अलग अलग रहेगा। ठीक है, लो 5वां क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सिंपल है। करंट का चिन्ह क्या है? आई। अच्छा ठीक है, करंट का आप वो बता दो, यूनिट क्या है? करंट की, वोल्टेज की, करंट की क्या है? एम्पियर। और वोल्टेज की कितनी? ठीक है, वोल्टेज की और आपको करंट, वोल्टेज, ठीक है, एनर्जी, वर्क, कार्य की, सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब ये छठा आपका ये एक टूल होता है बेंच वाइज, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अगर किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार का यूज किया जाता है तो वो आपका बेंच वॉइस है। एक ये टूल होता है कि कोई काम को पकड़ना है हमें, मतलब कोई काम करना है तो उसका ये नाम है, नाम याद रखना आप इसका। यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो सर्किट में क्या होता है, अगर मान लो जैसी हमारी नीड है तो उससे ज़्यादा का रेटिंग का फ्यूज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो ठीक है, जैसे आपकी कोई एक वायरिंग है, घर की वायरिंग है, फ्यूज़ तो देखे ही होंगे। जैसे मान लो ज़्यादा रेटिंग का लगा देंगे हम तो आप उसमें जैसे फिर करंट वो हाई पास करता रहेगा अपना, हाई हाई करंट आप वो अपना पास करता रहेगा कि नहीं है? अगर वो हाई करंट आपका पास करता रहेगा तो फिर क्या होगा? फ्यूज़ का वायर जो होता है वो नहीं गलेगा, नहीं मेल्ट भी नहीं होगा, गलेगा ही नहीं, करंट पास करा देगा आपकी। तो जो उससे आपका जो सिस्टम लगा होगा, कुछ भी डिवाइस लगी होगी या कोई आपका लगा होगा तो वो ख़राब हो जाएगा ना। तो मतलब आपके जो सर्किट में ओवरलोड हो जाएगा जिससे आपका लॉस ही लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अब जैसे ये आगे सब्जेक्ट आगे आप ये तो आपको बेसिकली जानना ही है, फिर आगे आपको इतना इलेक्ट्रिकल का काम नहीं है, फिर आप लोग अपना सिविल ब्रांच देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना इसका, अगर आप आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा? ओवरलोड होने पे आपकी गंभीर हानि हो सकती है, मतलब लॉसेस हो सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन की जाए तब लोड का कुल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, जिधर लोड है आपका उसी डायरेक्शन में अगर बहुत सारे स्विच लगा के ऑन कर दिए जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? सब में मतलब अलग अलग, जैसे एक स्विच होगा तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा और जब बहुत सारे स्विच हो जाएंगे तब क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगा। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? घटेगा कि नहीं? तो आपका रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, रखना भी ज़रूरी है, तो आप पढ़ते रहो। ठीक है, ये 8वां हो गया। अब 9वां देखते हैं। 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वाट 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं। तो इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट कितना होगा? बताओ आप लोग।
ना। अब ये तो आपको खुद बताना है, ठीक है। पैरेलल का मैंने आपको बताया है क्या होता है। तो ये तो आप लोग खुद से बताएंगे। ये नमा आपका है जो आपको खुद लगाना है। मैंने पैरेलल वाला आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा पैरेलल वाला आपका। तो ये नमा आप लोग खुद से करेंगे इसको, ठीक है। कर लेंगे ना। नहीं कर और नहीं हो पाए आप ट्राई करना, नहीं हो पाए तो बताना मुझे, ठीक। फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कैसी होनी चाहिए? अब फ्यूज है वैसे तो हम घर में जो लगाते हैं मोस्टली कॉपर का लगा दिया या एल्युमिनियम का लगा दिया। तो हमें क्या करना होता है, मतलब ऐसी वायर ढूंढनी पड़ती है। देखो सीधी सी बात है, कोई वायर है या कुछ भी है वो कंडक्टर है, ठीक है। और जो आपका लोड लगे हैं वो कहीं भी मतलब वो आपके अपोज करेंगे, तो जो अपोज चीज़ करेगी वही आपका रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो आप यही करेंगे कि मान लो कोई आप खुद लेना, उसमें कभी आप फ्यूज लेना एक, उसमें आप मोटी वायर लगा देना। तो मोटी वायर देखना आपकी वो हाई करंट पास कराती जाएगी और मेल्ट नहीं होगी। तो अब मान लो आपकी जो आपका लोड लगा उसको चाहिए लो करंट पे और उसे हैवी करंट मिलेगा, तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी आपकी मशीन की नहीं। तो हमेशा फ्यूज लगाते टाइम आप याद रखें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए, मतलब गलनांक का मतलब कि वो गल जाए करंट पास होने ज़्यादा, उससे हाई लेवल का करंट पास हो तो गल जाए। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये आपके तापमान पे, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो याद रहेगा अब आपको फ्यूज का। ये तो जनरली बातें हैं आपकी। अब एक मानक लंबाई कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, तब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो एक मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसे पिघला के एक नया तार बना दिया, ठीक है, एक लंबा तार बना दिया। तो रेजिस्टेंस उसका कितना बढ़ जाए? लंबाई उसकी 3 गुना बढ़ी है तो रेजिस्टेंस भी उसका उधर, जैसे मान लो 1 गुना बढ़ती है तो 1 गुना पे रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? 3 गुना। और जब लंबाई उसकी 3 गुना बढ़ा दी जाए तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 गुना। और जब लंबाई उसकी आपकी 4 गुना बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 गुना। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम आयतन में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, पर उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज करते हैं तो वो आपका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 9 गुना आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है। याद रखना ये है। अब 12वां, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? 1840। अब इसमें यूनिट नहीं दी है कि ये मतलब ऐसे मास द्रव्यमान या उसमें कुछ होगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं दी है। आप तो यूनिट अगर क्लियर हो तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बाद में बताऊंगा। 12 पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ठीक है। कितना भारी होता है, ठीक। अब आपका देखो 13वां क्वेश्चन, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? तो आपका क्या है आंसर इसका? अगर तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ता है। अब देखो रेजिस्टेंस ऊपर क्या बात थी, ऊपर यही तो बात थी, जब किसी वायर की लंबाई हम 3 गुना कर रहे तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा था? 9 गुना बढ़ रहा था। तो कॉपर की तार का जब रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, या कॉपर की तार का रेजिस्टेंस आप खींच के उसे मेल्ट करके नया तार बना दोगे तो पहले की अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा? उसका 3 गुना हो जाएगा। तो मतलब कितना उसका होता है, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? तार की लंबाई बढ़ने से आपका बढ़ जाता है, ठीक। तो ये आपका 13 हो गया, ठीक है। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? जो विद्युत है आपकी उसका सबसे अच्छा चालक क्या? चालक का मतलब कंडक्टर, जिसमें करंट आपकी
आसानी से पास हो जाए। तो ठीक है, तो इसका एक पहले पहले इसका एक क्वेश्चन बताओ, भी ऊपर ही किया था हमने। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस बात पे निर्भर करेगा? उसके विशिष्ट तापमान पे। ठीक है, और तो ये याद भी रखना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्यों। अब आप कहोगे कि जब विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी का यूज क्यों नहीं करते हैं? पर ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ये चांदी आपको पता है महंगी आती है, कॉपर एल्युमिनियम ये सस्ते आते हैं। तो कॉपर एल्युमिनियम का यूज हो जाता है, तो चांदी का हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आपकी महंगी आती है इसलिए। पर याद रखना सबसे अच्छा इसका उस फॉर्मूला इसका क्या है? एजी होता है। हाँ, याद रखना, वहाँ एजी भी लिख सकते हैं आपका। ठीक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। ठीक है, अब नाइक्रोम को अधिक कहाँ प्रयोग किया जाता है? हीटर की कॉइल देखी है आपने? अब हीटर की कॉइल को इतना घुमाते क्यों हैं कि घुमा के ऐसे ऐसे लगी होती है, क्यों बताओ? जिससे आपका रेजिस्टेंस बढ़े और टेम्परेचर मिल सके। ठीक है, तो आप क्या होता है, नाइक्रोम का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आपका ये 16 क्वेश्चन है, ये 15 हो गया आपका ये 16 क्वेश्चन है। 100 वाट तथा 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है? अब देखो, आपके पास वाट भी दे रखा है, वोल्ट भी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे। मैंने आपको ये बताया है अच्छे से निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। न्यूमेरिकल अगर बोर्ड पे होता तो मैं आपको करा भी देता। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको करना है आपको। ओम्स लॉ से निकल आएगा ये, ओम्स लॉ आपको याद हो अगर। ठीक है, ओम्स लॉ से निकाल लोगे। हाँ, उसी से निकालना। ठीक, अब आपका ये 16वां आप कर लोगे आप। मेरी क्लास देखना नहीं तो। ठीक है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, तो वहाँ पे आप क्लास में जाके देखना। सेमीकंडक्टर का तापमान कोफिशिएंट कैसा होता है? तो वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोवैलेंट और आपका जो बैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन गैप होता है, वो हल्का सा गैप होता है, जिसके वजह से आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। तो क्या होता है, इनका जो तापमान कोफिशिएंट होता है वो ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जो सेमीकंडक्टर है उसका तापमान कोफिशिएंट कैसा होता है? उसका तापमान कोफिशिएंट बेटा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आप 17 क्वेश्चन हो गया। अब विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? अब देखो, विद्युत दबाव, इलेक्ट्रिकल प्रेशर की बात कर ली इन्होंने, किसकी बात की है कुछ बताती नहीं। विद्युत वोल्टेज की बात कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने वोल्टेज का दे रखा है। ठीक है, तो शायद विद्युत दबाव के यहाँ वो वोल्टेज ही हो, यहाँ पे वो बी होता है इसका। वोल्टेज का क्या होता है? यूनिट वोल्ट होती है, ये याद रखना, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो 19वां क्वेश्चन है आपका। जब हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 18वां आपका हो गया। 19वां क्वेश्चन है, जब एक आपके हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ, जैसे आधी कॉइल आपकी ख़राब हो गई, आधी कॉइल को जोड़ दिया, तो पहले जो हीट आ रही थी, ठीक है, अब उसका क्या होगा? वो कट जाएगा। तो क्या हुआ, आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस आपका उसका कम होगा, तार हट गया, तो उसकी जाहिर सी बात है आपकी उसकी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, मतलब आपकी पावर हीटर की बढ़ जाएगी। आधे को हटाएंगे, आधी कॉइल मान जोड़ दी,
जल जाएगी तो आपकी हीटर की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, मतलब पहले से ज़्यादा आपको पावर वो प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक। अब 20वां क्वेश्चन है आपका, यदि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जुड़े हैं तब इसका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये जब पैरेलल में रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं तब क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 सब करेंगे 10/10 हो जाएगा, एक आ जाएगा। ये भी होमवर्क है आपको, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये 20 भी आपका होमवर्क है। यहाँ तक मैंने करा दिए हैं, अब अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं।